हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की क्लास में भी हमारे वही प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे जैसा कि हम अभी तक कर रहे थे न्यूट्रिशन साइंस के प्रश्न। तो जो क्लास है आपको कैसी लगती है हमें बताना ना भूलिएगा और सभी लोग पढ़ाई ज़रूर करते रहिएगा, एग्ज़ाम हो या ना हो। मेरे कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि अगर होम पेपर जो है थोड़ा डिले भी हो रहा है तो ये नहीं है कि बस बैठ जाना है, पढ़ाई करते रहो, क्योंकि एकदम से पेपर होगा और रिवीजन आपका टूटता रहेगा तो फिर आप जो है पीछे हो जाएंगे और कॉम्पिटिटर से। तो इसलिए पढ़ाई ज़रूर करते रहिएगा। समस्याएं तो हैं, हमें मालूम है, लेकिन कोई बात नहीं, समस्याओं से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, भारत में यूनिसेफ के कार्य आपको बताने हैं क्या क्या है। ए ऑप्शन है प्रशिक्षण कार्यक्रम, बी है स्वास्थ्य सेवा, सी है मातृ एवं शिशु कल्याण एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, डी है प्री वोकेशनल ट्रेनिंग और ई है निम्न में से एक से अधिक। तो हम बात करें अगर यूनिसेफ की तो हम सभी जानते हैं कब आया था, ये 1946 में आया था। ठीक है, 1946 में आया था। और भारत में अगर काम की बात करें, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न बना है भारत में कब आया था, तो भारत में ये 1949 में आया था। ठीक है, 1949 में आया था, तब से ये काम कर रहा है। और जब ये आया तो उसने बहुत सारे कार्यक्रम स्टार्ट किए, न्यूट्रिशनल कार्यक्रम भी स्टार्ट किया, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर और सारे कामों की। तो इसने प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा, मातृ एवं शिशु कल्याण एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, जिसे कि हम कहते हैं मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर एंड विलेज हेल्थ साइंस, ठीक है, इसकी भी इसने शुरुआत की। प्री वोकेशनल ट्रेनिंग में जैसे कि बात करें युवा वर्ग को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना, युवा वर्ग को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना, ये काम किया। यहीं पर अगर हम बात करें जैसे कि स्वास्थ्य सेवा की, तो इसमें मलेरिया उन्मूलन है, क्षय रोग नियंत्रण है, मलेरिया उन्मूलन के लिए मतलब खत्म करने के लिए DDT का वितरण किया, बहुत सारे काम इसने ऐसे किए। तो ये सारे ही काम क्या हैं, यूनिसेफ द्वारा किए गए हैं। तो निम्न में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। और बात एक और करनी थी, ये जो प्रश्न हैं आपके सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, मतलब मेनली BAPSC का जो पैटर्न फॉलो किया है मैंने यहाँ पर, लेकिन आगे लास्ट में कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो मैंने सबको ध्यान में रखते हुए बनाए हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शन भी मिलेंगे। हालांकि ज़्यादातर में 5 ऑप्शन ही हैं, 2-4 प्रश्न ऐसे मिलेंगे, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपको हर तरीके के एग्ज़ाम के लिए तैयार रहना चाहिए। तो एशिया का सबसे बड़ा DDT उत्पादक कारखाना स्थित है। ए है मुंबई में, बी है दिल्ली में, सी है केरल में, डी है उत्तराखंड में और ई है एक से अधिक। तो एशिया का सबसे बड़ा अगर हम DDT उत्पादन कारखाना की बात करेंगे तो वो कहाँ है, दिल्ली में है, लेकिन ये फर्स्ट कारखाना है। और सबसे बड़ी बात है, ये एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। ठीक है, एशिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारखाना कहाँ, दिल्ली में स्थापित किया। इसमें लगभग 1400 टन जो है, कितना 1400 टन DDT पाउडर जो है बनाया जाता था। मलेरिया वगैरह जो होती हैं समस्याएं, तो मच्छरों को मारने के लिए ये जो है तैयार किया जाता है। ठीक है, खास तौर से कीट पतंगों के लिए आप जानते हो DDT पाउडर काफ़ी फायदेमंद रहता है। उसके बाद दूसरा कारखाना भी इसने खोला। अगर दूसरा पूछा जाए तो केरल में खोला, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पहला तो पूछा भी गया है, हो सकता है सेकंड भी पूछ लिया जाए। तो सेकंड कहाँ है, केरल में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वप्रथम BCG वैक्सीन की प्रयोगशाला की स्थापना की गई। ये है हैदराबाद में, बी है कर्नाटक में, सी है मद्रास में, डी है उड़ीसा में और ई है दिल्ली में। तो हम BCG वैक्सीन की अगर प्रयोगशाला की बात करें, जहाँ पर BCG आप जानते हो क्षय रोग जिसे हम TB भी कहते हैं, ठीक है, उसमें लगाया जाता है। बच्चों के तुरंत पैदा होते ही BCG का टीका लगाया जाता है। कब, जन्म के तुरंत बाद। ही प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो इसी के लिए भाई प्रयोगशाला बनाई गई है ना, प्रयोग के लिए एक प्रयोगशाला जरूरी थी, जो किसकी सपोर्ट से हुआ। ये सारे काम जो अभी तक मैंने पढ़े आपसे, चाहे DDT कारखाने की बात की, चाहे BCG वैक्सीन की प्रयोगशाला की हम बात कर रहे हैं, ये सारे यूनिसेफ के किए गए कार्य हैं भारत में। ठीक है, यूनिसेफ की सपोर्ट से किए गए कार्य हैं हमारे भारत में। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखते चलिएगा, क्योंकि प्रश्न अभी 2-3 ये हैं यूनिसेफ के, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये जो कारखाना खोला गया, प्रयोगशाला खोली गई,
जो ये है कहाँ, मद्रास में। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ठीक है, कहाँ है, मद्रास में ये कारखाना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यूनिसेफ के सहयोग से भारत में आयोडाइजेशन प्लांट की स्थापना की गई। ऑप्शन है ए गुजरात में, बी राजस्थान में, सी है चित्रकूट में और डी है पंजाब में। तो यूनिसेफ के सहयोग से जो भारत में आयोडाइजेशन प्लांट की स्थापना की गई वो कहाँ है प्यारे बच्चों, गुजरात में है वो। और इसके साथ ही अगर हम बात करें ये काम क्या करती थी, तो देश के उन भागों में, किसमें, उन भागों में आयोडीन का वितरण करती थी, आयोडीन युक्त नमक का वितरण करती थी। किसकी बात करेंगे, आयोडीन युक्त नमक का वितरण करती थी ये। और मतलब जहाँ पर क्या प्रचुरता थी, मतलब घेंघा रोग चरम पर था। ठीक है, जैसे तराई वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर घेंघा की समस्या ज़्यादा देखी जाती है। क्यों देखी जाती है, क्योंकि वहाँ का जो जल है, जो मिट्टी है, उसमें क्या है, आयोडीन नहीं पाया जाता। क्या, आयोडीन नहीं पाया जाता। इस वजह से ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों में आयोडीन की कमी को देखा जाता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग, घेंघा को, गलगंड को देखा जाता है। ये थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। पूछा जाए किस ग्रंथि को प्रभावित करता है, तो थायराइड ग्रंथि को ये प्रभावित करता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है, गले में होती है। क्या सीक्रेट करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। और जब ये हार्मोन सीक्रेट होना कम हो जाता है तो घेंघा रोग होता है। और ये इस हार्मोन को सीक्रेट मतलब उसको उत्तेजित करने या बनाने में सहयोग कौन करता है, आयोडीन करता है। ठीक है, आयोडीन बॉडी में होगा तो आपकी ग्रंथि सही से काम करती रहेगी। ना तो आयोडीन की अधिक मात्रा फायदेमंद है, ना ही कम मात्रा फायदेमंद है। कोई भी न्यूट्रिशन है उसकी ना अधिकता फायदेमंद है और ना ही कमी फायदेमंद है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर आगे। यहाँ पर आंसर हमारा बी था, ए था गुजरात में। क्वेश्चन है हमारा 5, जठर रस के श्रावण की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है। जठर रस के श्रावण की प्रथम अवस्था आपको बतानी है। एक है सिफेलिक प्रावस्था, बी है जठर प्रावस्था, सी है आंतरीय प्रावस्था, डी है केवल ए और ई है निम्न में से एक से अधिक। तो जठर रस के श्रावण की, जब हम फूड खाते हैं, कोई भी चीज़ खाना देखते हैं, वैसे क्या होता है हमारे मुंह में पानी आने लगता है और उसी समय क्या होता है आमाशय में थोड़ा सा जठर रस क्या होता है उत्तेजित होने लगता है निकलने के लिए। ठीक है, तो इस समय ये पूछा जा रहा है जब तो मैंने अभी बताया हम जब खाना खाते हैं तो जठर रस क्या होता है उसी समय उत्तेजित होने लगता है। तो ये वाली कंडीशन हमारी प्रथम अवस्था कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है जठर रस के श्रावण की प्रथम अवस्था के विषय में आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कितनी अवस्थाएं होती हैं तो 3 होती हैं। एक होती है सिफेलिक अवस्था, दूसरी होती है जठर प्रावस्था और तीसरी होती है आंतरीय प्रावस्था। ठीक है, तो इन तीनों में प्रथम जो है वो आपकी जो पहले नंबर पे वही है जो है आपकी सिफेलिक प्रावस्था। जो सिफेलिक प्रावस्था होती है ये जठर रस के स्राव की प्रथम अवस्था कहलाती है। दूसरी होती है जठर प्रावस्था जिसमें अच्छे से जठर रस आता है और भोजन के पाचन में सहयोग करता है। और तीसरी होती है आंतरीय प्रावस्था, जब आंतरीय मतलब जब आंतों में भोजन का पाचन होता है वो वाली अवस्था। ठीक है, अगर हम बात करें जो जठर रस है इसके श्रावण को कौन जो है प्रेरित करता है, तो जठर रस के श्रावण को ये ध्यान रखिएगा, जठर रस के श्रावण को मतलब ये निकले उसके श्रावण को जो प्रेरित करने का कार्य करता है, प्रेरित या उत्तेजित करने का कार्य करता है वो गैस्ट्रिन करते हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन करता है। ठीक है, गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, जी कोशिकाओं से निकलता है। ठीक है, जी कोशिकाओं से ये निकलता है। ओके, गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिन जो कोशिकाएं होती हैं उन्हीं से निकलता है। तो इतना आपको याद रहेगा, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और हुआ, एक प्रश्न आपसे और बनता है जो सिफेलिक अवस्था है इसको मतलब ये किस में पूर्ण होती है। ठीक है, जो सिफेलिक अवस्था है ये कहाँ पूर्ण होती है, तो ये परानुकंपी जो तंत्रिका तंत्र होती है, परानुकंपी जो तंत्रिका तंत्र होती है। ठीक है, परानुकंपी जो तंत्रिका तंत्र होती है वहाँ पर क्या होती है, ये पूर्ण होती है। ठीक है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा ये जो सिफेलिक फेज होता है ये पूर्ण होता है। ये आपको इतना पता होना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन है हमारा, रेनिन एंजाइम के कार्य हैं।
ओके, रेनिन एंजाइम के कार्य हैं, यह केवल शिशुओं के लिए लाभदायक है, मतलब छोटे बच्चों के लिए लाभदायक है। बी है ये दूध को दही में बदलता है। सी है ये कैसिनोजन को अघुलनशील कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलता है। डी है ये केवल स्तनधारी की शिशु अवस्था में सक्रिय रहता है। और ई है निम्न में से एक से अधिक। तो जो रेनिन एंजाइम होता है वो हम सभी जानते हैं, छोटे बच्चों के लिए ये लाभदायक होता है। जिस तरीके से हमने बताया था हिस्टाडीन जो प्रोटीन होती है, हिस्टाडीन प्रोटीन मैंने बताया था कैसी प्रोटीन है, एक आवश्यक मतलब एमिनो एसिड है। ठीक है, हिस्टाडीन क्या है, एक आवश्यक एमिनो एसिड है जो हमें बाहर से लेना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं लेना पड़ता है। छोटे बच्चों के लिए लाभदायक होता है। तो जब तक शिशु अवस्था में होता है बच्चा तब तक हमारी बच्चों के लिए ये आवश्यक होता है। ठीक है, शिशुओं के वृद्धि और विकास को आवश्यक होता है। इसी तरीके से जो रेनिन है ये क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित करके बच्चों के मतलब आमाशय में दूध का पाचन करता है। ठीक है, दूध में को किसमें, दही में परिवर्तित करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन, रेनिन एंजाइम। ये तो समझ में आ गया, ये केवल शिशुओं को लाभदायक है। ये दूध को दही में बदलता है, ये लाइन भी क्लियर हो गई। ये कैसिनोजन को अघुलनशील कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलता है। ठीक है, और जो ये प्रक्रिया होती है इसको हम कहते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क कहते हैं इस प्रक्रिया को। ये भी पूछा जा सकता है, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल फैक्चुअल हो। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क अगर पूछा जाए तो बात होगी जब हमारे शरीर में, जो बच्चों के शरीर में रेनिन एंजाइम होता है वो क्या करता है, कैसीन प्रोटीन होती है आप जानते हो दूध में, तो उस कैसिनोजन को किसमें, अघुलनशील कैल्शियम पैराकेसिनेट, मतलब अघुलनशील जो कैल्शियम होती है उसमें बदलता है। और इस प्रक्रिया को पैराकेसिनेट की प्रक्रिया को कर्डलिंग ऑफ मिल्क कहा जाता है। ठीक है, ये बात भी भैया बिल्कुल सही है। आगे बात करें डी ऑप्शन की, यह केवल स्तनधारी की शिशु अवस्था में सक्रिय रहता है। ये भी बिल्कुल सही है। ये बच्चों में, हमारे जो स्तनधारी लोग हैं उनकी मतलब जो बच्चे शिशु होते हैं उसी अवस्था में सक्रिय रहता है रेनिन एंजाइम। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, निम्न में से एक से अधिक। इतना क्लियर हुआ। बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। आमाशय में भोजन का स्वरूप कहलाता है। ए है बोलस, बी है काइम, सी है काइल, डी है HCl या ई है निम्न में से एक से अधिक। तो HCl क्या होता है वो तो आप जानते हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये क्या है, आमाशय में भोजन का पाचन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, क्लोरिक, और क्या करता है ये, आमाशय में भोजन का पाचन करता है। ठीक है, इसको मतलब क्या करता है, सड़ने से बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बचाता है भोजन को, कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना तेज होता है कि आपने अगर कोई कंकड़ पत्थर भी खा लिया है, मतलब भोजन में धोखे से पहुंच गया तो उसको भी ये गला देता है, इतना तेज होता है और ये भोजन को सड़ने से बचाता है। बात करेंगे हम किसकी, काइम की। काइम क्या है, यहाँ पर काइम ही जो है वो क्या कहलाता है, आमाशय में भोजन का स्वरूप, मतलब जब हम भोजन खाते हैं और जठर रस मिला हुआ जो आमाशय में भोजन होता है ना, वही होता है क्या, बी ऑप्शन सही होगा, काइम। बोलस हमने आपको बताया था, जब हमारे मुंह में लार मिलती है, टाइलिन मिलती है और क्या होता है, हम भोजन को चबाते रहते हैं, लुगदी की तरह भोजन हो जाता है। तो लार मिला भोजन जो मुंह में होता है, मुख का जो भोजन होता है, टाइलिन एंजाइम मिला हुआ लुगदी के समान मुख में जो भोजन होता है वो बोलस कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। बढ़ते हैं हम आगे। ये प्रश्न पूछे गए हैं आपके खासतौर से PGT एग्जाम में होम साइंस से संबंधित। क्वेश्चन 8 है, कार्य के आधार पर भोजन के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। ए है प्रोटीन निर्माणक भोज्य पदार्थ, बी है ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ, सी है शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ, डी है सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ, ई है निम्न में से एक से अधिक। मैं एक बार अपने मुंह से फिर कहना चाहूँगी कि भाई आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, ओके। डेली क्लास आपको मिलती है, बहुत ही इमरजेंसी होती है, कुछ बहुत ही प्रॉब्लम होती है, कई बार आप लोग जो है हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उसकी भी टेंशन होती है, तो हमारी क्लास नहीं हो पाती है। अन्यथा चाहे कोई भी कंडीशन हो, हम आपकी को पर डे क्लास देते हैं, एक भी दिन क्लास मिस नहीं होती है। संडे को भी बहुत कम व्यू रहता है आप लोगों का, तब भी क्लास में मिस नहीं करती हूँ। संडे को भी मैं आपको क्लास देती हूँ, तो कोशिश
मैं कर रही हूँ तो थोड़ा सा सपोर्ट आप भी हमें ज़रूर करिए। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, कार्य के आधार पर जो भोजन के वर्गीकरण में शामिल नहीं है वो बताना है। तो आप जानते हो कार्य के आधार पर ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं, CHO होता है और फैट होता है यहाँ पर, ठीक है, फैट हो जाता है भाई, ये कार्य के आधार पर मतलब है। और दूसरा है शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ हैं, तो यहाँ पर हम प्रोटीन की बात कर लेते हैं, साथ ही साथ मिनरल्स खनिज की बात कर लेते हैं। सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ की बात करें तो हम विटामिन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे शरीर कार्य के आधार भाई कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। प्रोटीन है और खनिज है, ये हमारी बॉडी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। यहीं पर जो कार्बोहाइड्रेट फैट है वो हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं, और जो विटामिन है वो हमारी बॉडी की सुरक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा बचा, एक ऑप्शन बचा है ए, प्रोटीन निर्माणक भोज्य पदार्थ, ये इसमें शामिल नहीं है, कार्य के आधार पर वर्गीकरण में ये शामिल नहीं है। जो आपका ए वाला है उसको हम ये कह सकते हैं कि ये कौन सा भोज्य पदार्थ है, ये पोषक तत्वों के आधार पर जो वर्गीकरण करते हैं, पोषक तत्वों के आधार पर जो हम लोग वर्गीकरण करते हैं, तो उसमें आते हैं कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ, वहाँ पर निर्माणक नहीं लगेगा शब्द, प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ, वसा युक्त भोज्य पदार्थ, ये क्या है, पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकरण में हम पढ़ते हैं, ना कि कार्य के आधार पर। अगर हम वर्गीकरण की ही बात कर लें तो वर्गीकरण जो है कितने, लगभग 4-5 तरीके से किया जाता है। जैसे कि आपका पोषक तत्वों के आधार पर हो जाता है एक वर्गीकरण, जिसमें हम जो न्यूट्रिशन होते हैं उन्हीं को रख लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कार्य के आधार पर हो जाता है, जो अभी यहाँ पर उपस्थित हैं ये तीनों, ठीक है, ये कार्य के आधार पर वर्गीकरण हो जाता है। तीसरा होता है नश्वरता के आधार पर वर्गीकरण, नश्वरता के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें आपके नश्वर भोज्य पदार्थ हो जाते हैं, अर्ध नश्वर भोज्य पदार्थ हो जाते हैं, और तीसरा नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ आते हैं। ये 3 कैटेगरी में डिवाइड है ये वाला, ओके। आगे हम बात करते हैं, इसके अलावा है उद्गम के आधार पर वर्गीकरण हम पढ़ते हैं। उद्गम के आधार पर कि कहाँ से कौन सी चीज़ प्राप्त हो रही है, प्रकृति से प्राप्त हो रही है, प्रकृति में वनस्पति से मिल रही है, प्राणिज से मिल रही है, हमें कहाँ से मिल रहा है, तो ये उद्गम कहाँ से उत्पत्ति हो रही है, उस आधार पर हम भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। लास्ट होता है रासायनिक प्रकृति के आधार पर भी हम वर्गीकरण को करते हैं। रासायनिक प्रकृति की अगर हम बात करें तो हम पढ़ते हैं कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ जैसे कि कार्बनिक में आपके फैट आ जाता है, मतलब कार्बोज आ जाता है, CHO, फिर प्रोटीन आ जाता है, उसके बाद हम बात करें फैट की, वसा आ जाता है। तो ये आपके कौन से हो गए, कार्बनिक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इसमें विटामिन भी शामिल होता है, कहीं ऐसा दिया है कि विटामिन शामिल होता है, कहीं ऐसा दिया है कि विटामिन शामिल नहीं होता है, तो ये आप देख लीजिएगा। हाँ, कहीं कहीं इसको अकार्बनिक में डाला गया है विटामिन को, ठीक है। तीसरा होता है अकार्बनिक, मतलब दूसरा होता है अकार्बनिक, जिसमें आपके कहीं कहीं सिर्फ खनिज दिया है, कहीं खनिज विटामिन दोनों दिया है। तो खनिज तो है, कार्बनिक ये क्लियर है, और लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं विटामिन किस में आएगा, क्योंकि भाई बुक से ही हम आपको पढ़ाते हैं और बुक में जो लिखा है वो हम आपको बताते हैं। बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, नश्वरता के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है। ए है 2 प्रकार से, बी है 3 प्रकार से, सी है 4 प्रकार से, डी है 5 प्रकार से, और ई है निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे, नश्वरता के आधार पर जो है वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। एक है नश्वर होने वाले भोज्य पदार्थ, दूसरे होते हैं अर्ध नश्वर भोज्य पदार्थ, अर्ध नश्वर भोज्य पदार्थ, और तीसरे होते हैं नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ, नश्वर नहीं होने वाले, ठीक है। तो ये 3 होते हैं नश्वर वाले जो भोज्य पदार्थ होते हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे, इनको हम कहते हैं पेरिशेबल फूड्स, ठीक है। तो इनकी पेरिशेबल फूड्स की अगर हम बात करें तो ये कितने दिन तक चल सकते हैं, तो ये मात्र कुछ घंटों से, ठीक है, कुछ घंटे से लेकर कुछ दिन तक। कुछ दिन जैसे दूध है हमारा, फ्रिज में रख लेते हैं, इसमें रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। मतलब कौन सा वाला अगर पूछा जाए रेफ्रिजरेशन से चलता है तो वो है पहला वाला, और जो है सेकंड और थर्ड वो सिर्फ आप रेफ्रिजरेटर में रखकर काम नहीं चला सकते, ठीक है। तो ये वो भोज्य पदार्थ है कुछ घंटे से कुछ दिन तक चल जाते हैं, जैसे दूध है, अंडा है, ठीक है। बस क्या होता है, जो नश्वर भोज्य पदार्थ होते हैं 2
2 से 3 दिन आप रखोगे, उसके बाद इनके रंग में, स्वाद में कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएगा। दूध है 2 दिन आप फ्रिज में चला लोगे, तीसरे दिन ज़रूर आपको वो पूरी तरह से नहीं होगा अगर ख़राब, तो भी आपको वो थोड़ा बहुत ऐसा फील होने लगेगा, स्मेल वगैरह उसकी चेंज हो जाएगी। तो रंग है, स्वाद है, उसकी सुगंध में परिवर्तन हो जाता है। इन्हें हम कुछ दिनों से लेकर मतलब कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक रख सकते हैं। दूसरा होता है अर्धनश्वर भोज्य पदार्थ। अर्धनश्वर भोज्य पदार्थ जो होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, 1 सप्ताह से, ठीक है, 1 वीक टू हम क्या कर सकते हैं, इसको कुछ महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, कुछ महीनों तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 सप्ताह से कुछ महीनों तक। जैसे कि भुने चने हो जाते हैं, सत्तू हो जाते हैं, बेसन है, आटा है, आलू है, प्याज है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो कुछ समय तक बिना रेफ्रिजरेटर के आप इन्हें रख लेते हो, ठीक है, तो ये वाली क्या होती है, अर्धनश्वर भोज्य पदार्थ कहलाती हैं, जो 1 सप्ताह से कुछ महीनों तक आप स्टोर कर सकते हो। तीसरा इम्पॉर्टेंट है नस्वर नहीं होने वाला, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होती है, नमी रहित भोज्य पदार्थ ये होते हैं, नमी रहित भोज्य पदार्थ होते हैं। जैसे कि इनमें अगर समय की बात करें तो ये कई महीने तक आप स्टोर कर सकते हो, कई महीने से आप वर्ष भर, और अगर आप थोड़ी और केयर कर लेते हो, ध्यान रखते हो, तो 1 वर्ष से ज़्यादा भी आप इनको स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपके चावल हैं, अनाज हैं, गेहूँ हैं, मसाले हैं, अचार हैं, ठीक है। ध्यान रखना है जो नस्वर नहीं होने वाले हैं, ठीक है। नस्वर नहीं होने वाले कैसे होते हैं, नमी रहित होते हैं, लेकिन तब भी इनमें कितनी 10% तक नमी हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल ही हर चीज़ में नमी बिल्कुल गायब कर दोगे तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी ख़राब हो जाएगी। तो 10% से ज़्यादा नमी इनमें नहीं होनी चाहिए पर 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें नमी कितनी होनी चाहिए तो 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बी ऑप्शन सही होगा। 3 प्रकार से हम नश्वरता के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं। क्वेश्चन 10 है, एक साधारण व्यक्ति के भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, यह 55% से 65%, बी है 60 से 70%, सी है 80 से 90% या डी है निम्न में से एक से अधिक। तो हम बात करेंगे एक साधारण व्यक्ति के भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की, जो कि होती है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 55 to 65%। एक साधारण व्यक्ति की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहीं पर अगर कोई व्यक्ति उच्च आर्थिक स्थिति का है मतलब उसकी कंडीशन अच्छी है, तो भाई वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट क्यों खाएगा, तो वो लगभग कितना 40% तक कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा अपनी प्रतिदिन की प्राप्त करेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर कोई गरीब है, कहीं बुक में तो लिया है 90% तक वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट से ही ऊर्जा प्राप्त करता है। लेकिन हम यहाँ पर एक नॉर्मल रेशियो लेकर चल रहे हैं, तो 55 से 65% तक जो है एक साधारण व्यक्ति अपनी ऊर्जा प्रतिदिन की कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। क्वेश्चन है 11, अग्रलिखित तथ्यों में से कार्बन में उपस्थित हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात किसके समान होता है, ए है जल के समान, बी है प्रोटीन के समान, सी है वसा के समान, डी है विटामिन के समान, ई है निम्न में से एक से अधिक। तो यहाँ पर आज 5 ऑप्शन की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, भाई देखो 5 ऑप्शन में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमारा कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन में क्या होता है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होता है, उसी तरीके से जल होता है। जल की संरचना क्या होती है, H2O होती है, ठीक है, मतलब एक अणु हाइड्रोजन का मतलब H2O होती है। तो और यहाँ पर क्या होता है, 2 अणु क्या होते हैं ऑक्सीजन के, ठीक है। उल्टा कर दिया मैंने, वही मैं कहूँ हाइड्रोजन पे 2 लगा है, तो H2O होता है, तो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। ठीक ऐसे ही हम बात करें किसकी, बात करेंगे जल की, जल की नहीं, कार्बोहाइड्रेट की। तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र की अगर बात करें तो वो होता है CH2O। तो यहाँ पर भी बात वही है, क्या होगा, हाइड्रोजन के 2 अणु हो जाएंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन का 1 अणु हो जाएगा। तो ये लगभग किसकी, जल की समान संरचना है, लेकिन इसमें कार्बन भी उपस्थित होता है, इसलिए जल से ये थोड़ा भिन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी संरचना किसके, जल के समान मानी गई है। ठीक है, जल के समान मानी गई है। ओके, क्वेश्चन है 12, कार्बोज के संगठन में हाइड्रोजन के कितने अणु उपस्थित होते हैं। ए है 6 अणु, बी है
10 अणु, सी है 12 अणु, डी है 15 अणु या ई है निम्न में से एक से अधिक। तो कार्बोज का जो संगठन होता है तो उसमें जो हाइड्रोजन के अणु की हम बात करेंगे कितने होते हैं, तो वो होते हैं टोटल 12 अणु। ठीक है, 12 अणु होते हैं, क्योंकि आपने इसका सूत्र पढ़ा होगा। सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, जो ग्लूकोज होता है आपने देखा होगा, उसका सूत्र क्या होता है C6H12O6। मतलब कार्बन के इसमें 6 अणु होते हैं, हाइड्रोजन के 12 अणु होते हैं और ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं। तो 6 मतलब 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। तो देख लो 2:1 हो गया, नहीं हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। ठीक है, और 6 अणु इसके हो गए, तो 1:2:1 ये टोटल इसका रेशियो रहेगा ग्लूकोज का। ठीक है, 1:1 और 2:1। ठीक है, ये पूरा इस तरीके से अगर पूछा जाए अनुपात तो ध्यान रखिएगा किसका, कार्बोज के संगठन का। जो मुख्य था वो हमने पहले बता दिया। और एक संगठन ये ग्लूकोज के अंतर्गत पूछा जाता है। जब ग्लूकोज की हम बात करते हैं तो ग्लूकोज कैसा है, मोनोसैकेराइड है और उसका ये सूत्र रहता है C6H12 और O6। ठीक है, तो हाइड्रोजन के इसमें 12 अणु हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कैल्शियम के। थोड़ी सी बात हम करेंगे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नॉर्मली जल्दी से बात कर लेते हैं। अगर आप खाते हो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा देता है, ये जलता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, 4 कैलोरी ऊर्जा देता है। ये इंपॉर्टेंट है इसके विषय में। ठीक है, पूछा जाता है 4 कैलोरी ऊर्जा जाता है। इसके संगठन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, संगठन में इसके हाइड्रोक्सी होता है, हाइड्रोक्सी समूह होता है, ध्यान रखिएगा। और कौन सा होता है, एल्डिहाइड समूह होता है, एल्डिहाइड समूह होता है। ओके, एल्डिहाइड समूह होता है। और कौन सा तीसरा समूह एक और होता है, कीटोन समूह। ठीक है, तो ये 3 समूहों में पाया जाता है। ठीक है, तो 1 ग्राम से कितना 4 कैलोरी ऊर्जा ये देता है। बस इतनी सी ही बात करेंगे, ज़्यादा लंबी बात होने से क्लास बहुत बड़ी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 13, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक तत्व है। आप लोगों का कमेंट आया था आप बहुत जल्दी बोलते हो, तो मैंने थोड़ा सुधार किया है। लेकिन अब आप देखिए वीडियो लंबी जा रही है, अब आप हमें दोष नहीं देना। अब आप लोग ऐसा करना, वीडियो की स्पीड बढ़ा के वीडियो देख लेना। ठीक है, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक तत्व है फास्फोरस व विटामिन डी, बी है मैग्नीशियम व कार्बोहाइड्रेट, सी है लैक्टोज शर्करा, डी है ए व बी दोनों, सी ई है निम्न में से एक से अधिक। तो कैल्शियम के अवशोषण में आप जानते हो फास्फोरस व विटामिन डी भी सहायक है, मैग्नीशियम व कार्बोहाइड्रेट भी सहायक है और लैक्टोज शर्करा भी सहायक है। अब फास्फोरस तो आप जानते हो, विटामिन डी भी जानते होगे, मैग्नीशियम भी जानते होगे। अब सवाल उठ रहा है कि भाई कार्बोहाइड्रेट कैसे हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट में ही आपके लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। और लैक्टोज शर्करा किसमें होती है, दूध में होती है। किसमें होती है शर्करा, ये शर्करा किसमें होती है, ये दूध में होती है। और दूध में ही क्या होता है, आपके कैल्शियम होता है। ठीक है, और इसकी वजह से कैल्शियम का पाचन बहुत अच्छे से हो जाता है। इसीलिए कहते हैं इसके अवशोषण में लैक्टोज शर्करा, जो कि कार्बोहाइड्रेट का कौन सा वाला रूप है भाई, ये कौन सा रूप होगा, ये रूप होगा डाई वाला। ठीक है, क्योंकि मोनो में तो आपका ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है और गैलेक्टोज आता है। तो ये आपका कौन सा लैक्टोज कौन सा रूप है कार्बोहाइड्रेट का, डाइसैकेराइड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं। लो यहाँ पर कैल्शियम की भी बात हो गई और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट की बात हो गई, दोनों की बात हो गई। ई यहाँ पर सही हो जाएगा, निम्न में से एक से अधिक। क्वेश्चन है 14, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। RDA 2020 के अनुसार अधिक क्रियाशील स्त्री को प्रतिदिन कैलोरी चाहिए होती है। ए है 34 to 70 मतलब 3470। ठीक है, या बी है 2710, या सी है 2110 मतलब 2110, या डी है 2720। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, RDA 2020 के अनुसार अधिक क्रियाशील स्त्री की बात हो रही है। तो उसको कितना 2720 कैलोरी देनी होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें 3470 किसको देनी है, जो अधिक क्रियाशील पुरुष हैं उनको देनी है। अधिक क्रियाशील पुरुष हैं उनको देनी है। और यहीं पर बात करें 2710 किसे देनी है, ये मध्यम को देनी है, और 2110 की बात करें तो ये जो सबसे कम क्रियाशील है उस व्यक्ति को देनी है। मतलब ऊपर के जो तीनों थे वो तीनों पुरुष मेल के हैं। ठीक है, मेल के आंकड़े हैं। और जो लास्ट वाला था 2720 ये किसका है, महिला का है।
यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए मध्यम क्रियाशील महिला को कितनी कैलोरी चाहिए तो आप कहोगे 2130। ठीक है, यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए जो कम क्रियाशील है, ये तो मध्यम हो गई, ठीक है, मॉडरेट हो गई, और आपसे यहाँ पर पूछा जाए जो सबसे कम मतलब कम क्रियाशील है, जिसे हम कहते हैं क्या सेडेंटरी कहते हैं ना, तो उनके लिए कौन सी देनी है तो 1660 देनी है। ठीक है, 1660 देनी है। तो सबसे कम 1660, उससे ज़्यादा 2130, और सबसे ज़्यादा जो काम कर रही है उसे 2720 तक कैलोरी देनी होगी। ठीक है, यहीं पर अगर गर्भावस्था है तो प्लस 350 आप कर दोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1660 है, कोई कम क्रियाशील लेडी है और वो कौन है, संग में प्रेग्नेंट है, तो आप उसे कितनी दोगे कैलोरी, तो उसे आप कितनी कैलोरी दोगे, यहाँ पर इसको आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो 0, ठीक है, 11 और यहाँ पर 3 9 10 का 0 और 1 1 2, कितनी दोगे 2010 दोगे। ठीक है, अधिक कम क्रियाशील महिला है और वो प्रेग्नेंट है तो आप उसको 2010 कैलोरी दोगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, एक वयस्क महिला व पुरुष को किस अनुपात में सोडियम व पोटेशियम लेने की सलाह दी जाती है। कोई वयस्क महिला है या पुरुष है तो उसको कितना आपको सोडियम देना है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, 1:2, बी है 1:3, सी है 2:3, डी है 1:1। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन 1:1। कहने का तात्पर्य इतना है कि अगर 1000 क्या है आप दे रहे हो क्या सोडियम, तो इतना ही मतलब 1000 मिलीग्राम आप सोडियम दे रहे हो तो आपको 1000 मिलीग्राम ही क्या देना होगा, पोटेशियम देना होगा। ठीक है, पोटेशियम देना होगा, मतलब दोनों का अनुपात बराबर होगा, तभी अच्छे से इसका डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन बॉडी में और ये अपना काम कर पाएंगी बॉडी में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रिवाइज्ड आरडीए 2023 में फॉस्फोरस की मात्रा कितने मिलीग्राम की कमी आई है। मतलब रिवाइज्ड किया गया है अभी 2023 में आरडीए जो, तो उसमें जो फॉस्फोरस की मात्रा में कितने मिलीग्राम की कमी की गई है, 400 की, 500 की, 600 की, या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाता है ये ऑप्शन 400 मिलीग्राम। मतलब आपको पहले 1000 मिलीग्राम तक फॉस्फोरस लेना था, उसमें से 400 अगर आपको माइनस कर दोगे तो अब कितनी देनी है, अब आपको कितनी देनी है, तो आपको देनी है यहाँ पर कितनी, 10 में से 4 गए 600, तो यहाँ पर 600 आपको अब देनी है। ठीक है, मतलब अगर आपसे पूछा हो जाए देनी कितनी है फॉस्फोरस 2023 के अनुसार तो 600 मिलीग्राम देनी है। यहाँ पर पूछा है कि कमी कितनी की गई है तो 400 मिलीग्राम की, तो दोनों याद रखिएगा। अगर 2020 में पूछा जाए तो 1000 देना था। क्वेश्चन नंबर 17 है, आरडीए 2023 के अनुसार विटामिन ए की सर्वाधिक आवश्यकता होगी। ए है गर्भवती माता के लिए, बी है धात्री माता के लिए, सी है किशोरों के लिए, डी है किशोरियों के लिए, ई है निम्न में से एक से अधिक। तो आरडीए जो है 2023 के अनुसार जो विटामिन ए की सर्वाधिक आवश्यकता की बात की है किसको होगी, तो वो होगी धात्री माता के लिए। क्यों होगी धात्री माता के लिए, भाई इस समय जो 6 महीने तक माँ फीड कराती है बच्चे को, 0 to 6 मंथ जो फीड करा रही है कोई भी महिला अपने बच्चे को, तो उस समय क्या है उसको जो विटामिन ए है वो बच्चों को भी देना पड़ रहा है, उसे अलग से नहीं मिल रहा है। और आँखों के लिए बहुत आवश्यक होता है, इसलिए छोटे बच्चों में इसकी बहुत रिक्वायरमेंट रहती है और वो कुछ और नहीं खा पी पाते हैं तो वो माता का दूध पीते हैं। ठीक है, तो 6 महीने और 6 महीने के बाद 6 महीने से मछली का तेल भी देती है गवर्नमेंट, तो वो मिलने लगता है, तो फिर इतना ज़्यादा दूध से ज़रूरत नहीं पड़ती है और बच्चा भी खाने पीने लगता है। तो बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होगा, धात्री माता के लिए जो है विटामिन ए की आवश्यकता ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 0 to 6 माह की धात्री के लिए कैलोरी की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। 0 से 6 माह की धात्री की बात हो रही है, जो लैक्टेटिंग मदर है, जो दूध पिलाती है बच्चों को, उनकी बात हो रही है। ए है 600 किलो कैलोरी डे, बी है 520 किलो कैलोरी डे, सी है 350 कैलोरी डे, या डी है निम्न में से कोई नहीं, ई है निम्न में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो आपकी धात्री माता है उसे कितनी कैलोरी अतिरिक्त लेनी है, इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए सही होगा, 600 किलो कैलोरी। ठीक है, डे 600 कैलोरी कब लेनी है, जब बच्चा 0 से 6 महीने का है, वो सिर्फ अभी माँ के दूध पर डिपेंड है इसका मतलब, तो उसे कितनी 600 कैलोरी अतिरिक्त लेनी पड़ेगी। लेकिन जब बच्चा 7 से 12 महीने का है, मतलब दूध भी पी रहा है थोड़ा बहुत माँ का और ऊपरी चीज़ें भी ले रहा है, तब उस समय थोड़ी कम कर दी जाएगी और कितनी 520 देनी होगी। यहीं पर गर्भवती को कितनी अतिरिक्त कैलोरी चाहिए, 350। तो तीनों का क्लियर हुआ, गर्भवती को 350 अतिरिक्त देनी है, 7 से 12 महीने की लैक्टेटिंग मदर
धात्री माता के लिए 520 किलो कैलोरी देनी है, और जो 0 से 6 महीने की माता है दूध पिला रही है तो वो ए ऑप्शन सही होगा, 600 किलो कैलोरी देनी है प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस तत्व की अत्यधिक उपस्थिति के कारण प्रोटीन मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट से अलग गुण प्रदान करता है? ए है नाइट्रोजन, बी है कार्बन, सी है हाइड्रोजन, डी है ऑक्सीजन, ई है निम्न में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कौन सा, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है सबसे सही आंसर होगा। ठीक है, नाइट्रोजन जो है सबसे सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है मुख्यतः, तो हम बात करें यहाँ पर मुख्यतः क्यों कहा गया है, क्योंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन की उपस्थिति ज़्यादा होती है। मतलब किससे ज़्यादा होती है, बात करें जैसे कार्बन की, तो कार्बन तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट में भी पाया जाता है। एक बार इसको अच्छे से देख लो, बात हो रही है किससे, कार्बोहाइड्रेट से अलग गुण प्रोटीन क्यों प्रदान करता है, ये बात बतानी है। तो देखो हाइड्रोजन प्रोटीन में भी होता है, कार्बोहाइड्रेट में भी होता है, तो कोई डिफरेंस ही नहीं बनेगा। कार्बन भी किस में है, प्रोटीन में भी है, और उसमें भी है, कार्बोहाइड्रेट में भी है। ठीक है, ऐसे ही बात करें किसके, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन भी किसमें है, प्रोटीन में भी है और इसमें कार्बोहाइड्रेट में भी है। तो एक नाइट्रोजन सर्वाधिक पाया जाने वाला ऐसा तत्व है, हालांकि सल्फर भी प्रोटीन में मिलता है। ठीक है, लेकिन ये तत्व जो है ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए मुख्य आंसर कौन सा होगा आपका, ए ऑप्शन सही होगा, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन जो है आपका सही होगा, क्योंकि अब हम बात कर लें कितना पाया जाता है क्या चीज़, तो अगर हम बात करें कार्बन की, तो प्रोटीन में 50% कार्बन होता है, और यहीं पर हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो 7% होता है, ये कम होता है। और ऑक्सीजन की बात करें तो 32% होती है, ऑक्सीजन कितनी होती है, 32% होती है। नाइट्रोजन 16% या 16 से 20% आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नाइट्रोजन कितना होता है, 16% होता है। यहीं पर कुछ और तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि बात करें फॉस्फोरस भी पाया जाता है इसमें, जो कि होता है 3%। ठीक है, 3% होता है। सल्फर भी पाया जाता है, सल्फर वो भी कितना होता है, 3% होता है। तो ये भी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट में उतना नहीं पाया जाता, लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पर मुख्य है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है। और ये इसलिए नहीं हो सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, क्योंकि ये तो कार्बोहाइड्रेट में भी अच्छे अमाउंट में पाए जाते हैं। भाई कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तो कार्बोहाइड्रेट बना ही हुआ है। ठीक है, तो जो डिफरेंस होगा वो सिर्फ ए ऑप्शन नाइट्रोजन का होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एमिनो समूह की प्रकृति होती है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या केवल भी, या फिर निम्न में से एक से अधिक। यहाँ एमिनो समूह की प्रकृति आपसे पूछी जा रही है, जो कि होती है कैसी, ए ऑप्शन सही होगा, क्षारीय होती है। क्षारीय होती है प्रकृति, जैसे कि अगर हम एमिनो अम्ल की संरचना की बात करें तो ये 2 समूहों में होता है। एक तो स्वयं एमिनो अम्ल होता है, दूसरा कार्बोक्सिल समूह होता है। एक तो आपका ये एमिनो समूह होता है, ठीक है, एमिनो समूह होता है, दूसरा कार्बोक्सिल समूह होता है। कौन सा, कार्बोक्सिल समूह होता है। तो ये कार्बोक्सिल समूह किसका बना होता है, अम्लीय का बना होता है, अम्लीय का बना होता है। और जो सिर्फ एमिनो समूह अलग से पूछा जाए तो वो किसका बना होता है, वो क्षारीय गुण प्रदान करता है एमिनो एसिड को, क्षारीय गुण। अब जब ये दोनों मिल जाते हैं, भाई 2 समूहों से बना है, इधर का एमिनो अम्ल क्षारीय समूह का बना है और कार्बोहाइड्रेट कैसा, अम्लीय समूह का बना है, तभी जो प्रोटीन होता है या फिर हम कहेंगे जो एमिनो एसिड होता है वो कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो मुख्य रूप से कौन सा होता है, इसकी प्रकृति उदासीन होती है। ठीक है, देखो समझना प्रश्न को, आप कहोगे अगर आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए एमिनो समूह कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 तरीके के होते हैं। एक एमिनो समूह में ही एक नाम एमिनो ही दे दिया है, दूसरा कार्बोक्सिल समूह दे दिया है। अब एमिनो समूह क्षारीय होता है और कार्बोक्सिल समूह अम्लीय होता है। तो आपसे प्रश्न इसी तरीके से पूछा जाएगा कि दोनों प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कैसा प्राप्त होता है, तो उदासीन प्राप्त होता है। ठीक है, एमिनो समूह उदासीन हो जाता है। ओके, तो बढ़ते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न होगा एमिनो समूह की प्रकृति पूछी जा रही है और कोई घुमाव फिराव नहीं किया है, तो ये क्षारीय होगा। कार्बोक्सिल समूह की प्रकृति आपसे पूछी जाए तो आप कहोगे अम्लीय होती है। ठीक है, और दोनों समूह के मिलने से कौन सी प्रकृति बनती है, तो वो होती उदासीन। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। वसा मिश्रण है, ये है चर्बीदार अम्ल व वसा का। ठीक है,
बी है चर्बीदार अम्ल व ग्लिसरीन का, सी है ईस्टर का, डी है केबल सी और ई है निम्न में से एक से अधिक। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बसा किस चीज़ का मिश्रण है। तो बसा जो है किसका मिश्रण है, बसा है बी ऑप्शन सही होगा, चर्बीदार अम्ल व ग्लिसरीन का यहाँ पर मिश्रण है। देखो बसा का मिश्रण क्यों होगा, बसा तो खुद ही बसा है, तो चर्बीदार अम्ल और ग्लिसरीन का ये मिश्रण है। कैसा है बसा, कैसी होती है ये, पानी में कैसी होती है, अघुलनशील होती है। पानी में कैसी होती है, ये अघुलनशील होती है। ध्यान रखिएगा किस में घुलती है, फिर ये कार्बनिक द्रव्यों में घुल जाती है। कार्बनिक द्रव्यों जैसे ईथर है, बेंजीन है, उनमें ये घुल जाएगी। ठीक है, और क्या होता है जो ईस्टर की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो ईस्टर है क्या है, ये ईस्टर जो है ये एक प्रकार का क्या है, लिपिड होता है। ठीक है, लिपिड होता है। ठीक है, लिपिड होता है जो किससे बनता है, ग्लिसरॉल। ये जो लिपिड होता है, जो ईस्टर होता है, ये कैसे बनता है अगर पूछा जाए तो ये बनता है ग्लिसरॉल प्लस किससे बनता है, बसीय अम्लों के संयोजन से। बसीय अम्ल या ग्लिसरॉल के संयोजन से क्या बनता है, आपके ईस्टर बनते हैं या लिपिड बनते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, बसा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है। ए है ऑक्सीजन, बी है हाइड्रोजन, सी है सल्फर, डी है नाइट्रोजन, ई है निम्न में से एक से अधिक। तो बसा में जो तत्व नहीं पाया जाता है वो है कौन सा, नाइट्रोजन। प्रोटीन नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही आप जानते हो सबसे अलग हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट से अलग हो जाता है, बसा से अलग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इनमें किसी में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। ओके, ये भी जो बसा भी होता है कितने 3 रासायनिक तत्वों से, किस से, कार्बन से मिलकर बनता है, प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, तीसरा ऑक्सीजन से, O2 से मिलकर बनता है। ओके, लेकिन ये क्या होता है, कार्बोज की तरह नहीं होता है। भाई कार्बोज की भी संरचना सेम ही है ना, क्यों नहीं होता है, जो कार्बोज है उसमें बसा का जो अनुपात है भिन्न होता है। ठीक है, इसमें जो है हाइड्रोजन के अणु हैं, ऑक्सीजन के अणु कितने 2.5 गुना और बढ़ जाते हैं। 2.5 गुना, कितने गुना बढ़ जाते हैं पूछा जाए तो 2.5 गुना बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट से अलग हो जाता है। भाई सारी टेक्सचर बिल्कुल वही है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सेम चीज़ कार्बोहाइड्रेट में होती है, सेम चीज़ बसा में होती है, लेकिन बस ये 2.5 गुना अधिक जटिल होता है। किससे, कार्बोहाइड्रेट से। इसलिए बसा जो है कार्बोहाइड्रेट से अलग हो जाता है। ठीक है, 2.5 गुना अधिक ऊर्जा देता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बसा का रासायनिक नाम है। ए है पॉलीसेकेराइड, बी है डाइसेकेराइड, सी है ट्राइग्लिसराइड या डी है पॉलीसेकेराइड और ई है निम्न में से एक से अधिक। तो जो बसा का रासायनिक नाम है वो क्या है भैया, ट्राइग्लिसराइड है, जो कि आपको सी ऑप्शन पे देखने को मिल रहा है। पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो किसके, कार्बोहाइड्रेट के रूप होते हैं। ओके, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पाचन क्रिया हमारे शरीर में जब भी होती है तो बसा टूटकर किस में परिवर्तित होता है, एक अणु किसमें, ग्लिसरॉल में, एक अणु किसका, ग्लिसरॉल का हो जाता है, और 3 अणु किसके हो जाते हैं, 3 अणु किसके होते हैं, यहाँ पर 3 अणु हो जाते हैं बसीय अम्ल के, किसके, बसीय अम्ल के, और यही जो होते हैं ट्राइग्लिसराइड कहलाते हैं। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। शरीर में खनिज लवण मुख्य रूप से कार्य करते हैं। ये है निर्माणात्मक कार्य, बी है नियामक कार्य, या केवल बी, या डी है एवा बी, दोनों। तो जो खनिज हैं वो दोनों ही काम करते हैं, निर्माणात्मक कार्य और नियामक कार्य दोनों करते हैं। ठीक है, अगर निर्माणात्मक कार्य की हम बात करें तो क्या क्या कार्य करेगा निर्माण में, भाई शरीर का निर्माण में क्या क्या करेगा। एक तो सबसे पहले पूरी बॉडी का निर्माण करेगा, दांतों व हड्डियों का निर्माण करेगा, हार्मोन का निर्माण करेगा। समझने के लिए जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसका निर्माण करता है। ठीक है, और कैसा होता है, ये खनिज ही होता है। भाई आयोडीन क्या होता है, खनिज होता है। भाई आयोडीन खनिज है ना, जब आयोडीन खनिज है और क्या कर रहा है, ये थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन का क्या करता है, निर्माण करवा रहा है। ठीक है, तो हो गया ना निर्माणात्मक कार्य, और खनिज तो है ही है, खनिज के विषय में पूछा जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही शरीर के कोमल तंतुओं का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण, जैसे कि हीम क्या है, आयरन है, ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, तो निर्माण कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे कार्य ये करता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। खनिज के नियामक कार्य के अंतर्गत आते हैं। ए है रक्त का जमना, बी है नाड़ियों की
की संवेदना को नियंत्रित करना, सी है मांसपेशीय संकुचन, डी है हार्मोन के निर्माण में सहायक, ई है निम्न में से एक से अधिक। तो खनिज के जो नियामक कार्य हैं वो बिल्कुल सभी सही हैं यहाँ पर, ई है निम्न में से एक से अधिक। रक्त का जमना कैसा कार्य हो गया, जैसे रक्त जो होता है किससे जमता है, कैल्शियम की उपस्थिति से जलता है। कैल्शियम क्या है, खनिज है, और क्या कर रहा है, रक्त जमा रहा है, तो ये नियामक का कार्य कर रहा है। अब भाई रक्त के जमने में कोई वृद्धि तो हो नहीं रही है जो हम कहेंगे निर्माणात्मक कार्य, ये क्या है, नियामक कार्य है। ठीक है, नाड़ियों की संवेदनाओं को नियंत्रित कर रहा है। भाई नाड़ियों में होता है ना, जो भी संकुचन विमोचन होता है उनकी संवेदना को नियंत्रित कर रहा है। और कौन करता है नियंत्रित, सोडियम हो गया आपका, ये भी खनिज है। पोटेशियम भी करता है नियंत्रित, ये भी खनिज है। कैल्शियम करता है, ये भी खनिज है। फॉस्फोरस, जो काम कैल्शियम करेगा वो काम फॉस्फोरस जरूर करेगा, तो ये चारों ही सहायक है नाड़ियों की संवेदना को नियंत्रित करने में। और एक चीज इनमें क्या है, कॉमन है, ये चारों ही खनिज हैं। ठीक है, मांसपेशी संकुचन, ये भी तो मतलब मांसपेशी संकुचन वही चीज़ है, संवेदना को नियंत्रित करना। और मांसपेशी संकुचन की बात करें, जो हमारी मांसपेशियों में होती है संकुचन, उसकी बात करें तो उसमें क्या है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, क्लोरीन है, सोडियम, ये सहायक होते हैं। तो ये भी क्या है, खनिज है। ठीक है, तो ये एक से अधिक कार्य हो जाएगा। हार्मोन के निर्माण में सहायक है। क्वेश्चन है 26, थायमिन हार्मोन के निर्माण में सहायक खनिज तत्व कौन सा है, ए है सल्फर, बी है जिंक, सी है क्लोरीन, डी है पोटेशियम, और ई है निम्न में से एक से अधिक। तो आप जानते हो थायमिन के जो निर्माण में हार्मोन सहायक होता है वो होता है कौन सा, ए सल्फर। और सल्फर कहाँ होता है, प्रोटीन में होता है। इसीलिए आप चाहे प्रोटीन खाओ, चाहे विटामिन B1 युक्त चीज़ें खाओ, आपको क्या है, थायमिन मिलता ही मिलता है। ठीक है, सल्फर प्रोटीन में भी होता है। तो ये क्या है, थायमिन। और यहाँ पर जो है सल्फर क्या है, एक तरीके का खनिज है। ठीक है, सल्फर क्या है, खनिज है। ओके, तो थायमिन हार्मोन के निर्माण में सहायक खनिज कौन सा है, सल्फर है। ठीक है, बढ़ते हैं यहीं पर। अगर जिंक की बात करें, जिंक को हम जस्ता भी कहते हैं। जस्ता किसके लिए आवश्यक है, जिंक किसके लिए आवश्यक है, जिंक आवश्यक है जो हमारा इंसुलिन होता है उसके निर्माण में। तो ये हार्मोन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है, हमारे शरीर के कोमल ऊतकों में कितना % फॉस्फोरस होता है, 20%, 30%, 40% या 50%। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 20% जो होता है हमारे शरीर में फॉस्फोरस होता है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 28, फॉस्फोरस दूध तथा अंडे में फॉस्फोप्रोटीन व न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में उपस्थित रहता है। ए ऑप्शन है प्रोटीन में, बी है वसा में, सी है कार्बोहाइड्रेट में, डी है खनिज में, या फिर निम्न में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो है आपका ओके, तो ये प्रोटीन में उपस्थित रहता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फॉस्फोरस दूध तथा अंडे में फॉस्फोप्रोटीन के रूप में रहता है, फॉस्फोप्रोटीन व न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में रहता है, जो कि क्या है, प्रोटीन लगाई हुआ दिख रहा है आपको, तो ये प्रोटीन में रहेगा। जो आपसे पूछा जाए न्यूक्लियोप्रोटीन और फॉस्फोप्रोटीन के रूप में, दूध में फॉस्फोरस किस रूप में रहता है, भाई प्रोटीन के रूप में ही रहता है। ठीक है, ओके। और आगे अगर हम ऐसे प्रश्न और भी पूछे जाते हैं, जैसे वसा युक्त भोजन में अगर पूछा जाए फॉस्फोरस किस रूप में रहेगा। ठीक है, वसा युक्त भोजन में अगर पूछा जाए फॉस्फोरस किस रूप में रहेगा, तो यहाँ पर फॉस्फोलिपिड के रूप में रहेगा। ठीक है, फॉस्फोलिपिड के रूप में रहेगा। यहीं पर बात करें हम यहाँ पर अनाजों में किस रूप में रहेगा फॉस्फोरस, तो अनाजों में हमेशा फास्फोरिक ईस्टर के रूप में पाया जाता है, फॉस्फोरिक ईस्टर के रूप में पाया जाता है। ओके, आगे बात करेंगे, दाल हैं, तेलबीज हैं, आपके जो भी हैं, ये अनाज वाली चीज़ें हैं, सूखे मेवे हैं, ये भी अनाज है। और इसमें भी कुछ अनाज आ जाते हैं, तो इसमें फाइटिक एसिड आपने पढ़ा होगा रहते हैं, तो कौन फाइटिक एसिड के रूप में कौन रहता है, फॉस्फोरस रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही दूध में प्रोटीन, मतलब प्रोटीन के रूप में फास्फोरस उपस्थित होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 29, एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में सोडियम उपस्थित रहता है। ए है, मैंने देखो अभी क्वेश्चन एक बताया था कि कैल्शियम जो है, कौन सा क्वेश्चन था, लैक्टोज पाचन करता है, लैक्टोज जो है कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। क्या था वहाँ पर, लैक्टोज एक तरीके की शर्करा होती है। ठीक है, और दूध में पाई जाती है, और दूध में क्या होता है, इधर प्रोटीन कैल्शियम भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऐसे करके ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित भी हो जाती हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन को समझो कि कहीं ऐसा ना हो क्वेश्चन घुमा के पूछे, तो आपको जब संबंध पता होगा कि कहाँ क्या चीज़ मिल रही, लैक्टोज शर्करा हो रही है, फॉस्फोरस, कैल्शियम सब एक जगह आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सब एक दूसरे को सपोर्ट जरूर करते हैं काम करने में। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन हो आंसर वैसा देना पड़ता है। क्वेश्चन 29, एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में सोडियम उपस्थित रहता है 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम या 400 ग्राम। तो एक स्वस्थ व्यक्ति
व्यक्ति के शरीर में कितना सोडियम होता है, 100 ग्राम तक हमेशा उपस्थित रहता है। ठीक है, अगर वो सही से मतलब एक प्रौढ़ व्यक्ति है, स्वस्थ है, खाता पीता है, तो उसके शरीर में हमेशा 100 ग्राम सोडियम तक उपस्थित रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। सोडियम के अणु हमारे शरीर में उपस्थित रहते हैं क्लोराइड व कार्बोनेट के रूप में, फॉस्फेट के रूप में, प्रोटीनेट के रूप में या डी है निम्न में से एक से अधिक। तो यहाँ पर ये सभी रूपों में पाया जाता है। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है भाई। जो सोडियम के अणु होते हैं हमारे शरीर में क्लोराइड व कार्बोनेट के रूप में भी होते हैं, फॉस्फेट के रूप में भी होते हैं और प्रोटीनेट के रूप में भी ये पाए जाते हैं। क्वेश्चन 31 है, सोडियम के कार्य हैं जल संतुलन में सहायक, हृदय की धड़कन की गति को नियमित रखना, सी है अम्ल क्षार संतुलन व मांसपेशीय संकुचन में सहायक, डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो हमारा सही होगा ये बिल्कुल डी ऑप्शन सही होगा। जो सोडियम होते हैं ये हमारे शरीर में सभी काम करते हैं। ओके, सभी काम करते हैं, जल का संतुलन भी करते हैं, हृदय की धड़कन की गति को भी नियमित रखते हैं और अम्ल क्षार का जो संतुलन है प्लस मांसपेशियों में संकुचन होता है उसमें भी सहायक है। क्वेश्चन है 32। सोडियम की कमी से रोग होता है, हाइपोनेट्रेमिया, बी है ग्लाइकोसूरिया, सी है पॉलीयूरिया, डी है सोडियम में या निम्न में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो होगा ए ऑप्शन सही होगा, हाइपोनेट्रेमिया। हाइपो लगा है, सोडियम की कमी से हो रहा है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन होगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। एक होता है हाइपरनेट्रीमिया जो सोडियम की अधिकता से होता है। क्वेश्चन नंबर 33। शरीर में क्लोरीन की दैनिक मांग रहती है 2 से 4 ग्राम, 5 से 6 ग्राम, 3 से 4 ग्राम या 3 से 9 ग्राम। तो इसकी दैनिक हम बात करें, दैनिक मांग की बात करें तो 3 से 9 ग्राम हमारे शरीर में क्लोरीन की आवश्यकता होती है। बकाया हम आरडीए में चीज़ें जो अभी हैं वो क्लियर कर देंगे। ये एक नॉर्मल जो है अनुपात आपको पता होना चाहिए जो पूछा जाता है प्रश्न में। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पोटेशियम उपस्थित रहता है 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम या 250 ग्राम। तो यहाँ पर डी सही होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पोटेशियम 250 ग्राम तक और सोडियम जो है 100 ग्राम तक उपस्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वाशियोरकर रोग होता है प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन व मैग्नीशियम की कमी से, सी है प्रोटीन व वसा की कमी से, डी है प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की कमी से, ई है निम्न में से एक से अधिक। तो क्वाशियोरकर जो रोग होता है वो आपका होता है किसके, बी ऑप्शन क्वाशियोरकर होता है प्रोटीन व मैग्नीशियम की कमी से। ये प्रोटीन अगर मिले तो प्रोटीन की कमी से, अगर आपको साथ में मैग्नीशियम भी दिख रहा है तो आपका ऑप्शन हमेशा यही वाला सही होगा, क्योंकि क्वाशियोरकर जो होता है और प्रोटीन और मैग्नीशियम दोनों की कमी से होता है। ये मतलब बुक में लिखा है, मेरे पास मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोगों की जुबान पर रट गया है प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर होता है, ठीक है। तो समझने के लिए मैं आपसे ये चीज़ें कह रही हूँ। ओके, तो ध्यान रखिएगा। हालांकि आप सोचो अच्छा कैल्शियम है, प्रोटीन है, ये सब क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ग्रोथ में ही हेल्प करते हैं, हड्डियों का विकास कर रहे हैं। प्रोटीन ये है सेल्स वगैरह का भी निर्माण करते हैं, टूट फूट की मरम्मत भी करते हैं। बकाया के प्रोटीन की वजह से हड्डियों को कोई लाभ नहीं है, जरूर होता है लाभ। तो ऐसे ही अगर सोचो तो चीज़ें एक चीज़ से एक दूसरे से कोरिलेट करती हुई मिल जाएंगी। क्या कैल्शियम की कमी से क्या क्वाशियोरकर जैसे लक्षण देखने को नहीं मिलेंगे, विटामिन डी की कमी से ऐसे लक्षण देखने को मिलेंगे। लेकिन जो बुक पे लिखा हुआ है, जो किसी राइटर ने लिख दिया, उस चीज़ को हम आपको सही सिद्ध मतलब वही चीज़ सिद्ध हो जाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर, इसलिए हम प्रोटीन और मैग्नीशियम को ही मानेंगे। जब तक हमें बुक में कहीं नहीं मिलता है लिखा हुआ है कि विटामिन डी और कैल्शियम भी क्वाशियोरकर के लिए जिम्मेदार है, तब तक हम इसको ही मानेंगे, ठीक है। मिलते हैं ऐसी वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का काम आपका है, पढ़ाने का काम मेरा है। आपकी मेमोरी बिल्कुल फुल नहीं होगी, इतना मुझे पता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।